हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 3 और अध्याय का नाम है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी हमारी संख्याओं का आयताकार निरूपण जो होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स की हम परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा के बारे में यहाँ हमको बताया गया है कि आव्यूह, मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको ज्यादा आसान रहेगा। आव्यूह जो होता है संख्याओं या फलनों का एक आयताकार निरूपण होता है। आयताकार निरूपण मतलब हम लोग इसको आयत के रूप में इस प्रकार से दर्शाते हैं। इसका आयताकार निरूपण होता है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। मतलब जो उसके हम लोग आव्यूह ले रहे हैं उसके आयताकार निरूपण के अंदर में जो अवयव आते हैं, जो संख्याएं होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव या फिर प्रविष्टियां। ठीक। तो इसके बाद हम देखेंगे आव्यूह को हम अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े कैपिटल अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई आव्यूह बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसका नाम हम लोग क्या रख दिए? ए बराबर में हमारा कोई आव्यूह है। ठीक। इसके अंदर कुछ अवयव हैं, A11, A12, A13, इस प्रकार से इसके अवयव हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स या आव्यूह बोलते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अवयव है -2, 5, 0, √5, 3 और 4। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अवयव या फिर प्रविष्टियां। ये पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? पूरे को बोल रहे हैं हम लोग आव्यूह या फिर अंग्रेजी में मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या आव्यूह का आप लोग समझ गए। आयता संख्याओं या फलनों का क्या है? आयताकार क्रम विन्यास या फिर आयताकार निरूपण, उसको हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स बोल रहे हैं या आव्यूह बोल रहे हैं। और यहाँ पर उसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। हम लोग इसको दर्शाते किससे हैं? सबसे पहले हम लोग बड़े एक आयताकार बॉक्स में इसको लिखते हैं और जैसे कि मान लेते हैं इसके अवयव ABCD हैं, ABCDEF इसके अवयव हैं। तो ये हमारे अवयव या फिर प्रविष्टियां हो जाते हैं और ये पूरा हमारा क्या हो जाता है? आव्यूह हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 3 उदाहरण दिए हैं। A बराबर -2, 5, 0, √5, 3 और 6। B बराबर 2 + I 3 -1/2 3.5। मतलब इसका कोई भी फलन या फिर कोई भी संख्या इसका अवयव या फिर प्रविष्टि हो सकता है। उपर्युक्त उदाहरणों में क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्तियां और ऊर्ध्व रेखाएं आव्यूह के स्तंभ कहलाते हैं। जैसे आप लोग स्तंभ और पंक्तियां किसको बोलते हैं? पंक्तियां जो ऐसे ऊर्ध्वाधर जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग स्तंभ बोलते हैं। और जो क्षैतिज होती हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग पंक्तियां बोलते हैं। तो इसका हम लोग पंक्ति अगर देखें, ए का पंक्ति कौन कौन हो गया? -2, 5 पहली पंक्ति, और ये दूसरी पंक्ति 0, √5, 3, 6 इसकी तीसरी पंक्ति। और यहाँ पर हम लोग स्तंभ किसको बोलेंगे? स्तंभ का मतलब होता है जो सीधा खड़ा रहता है, ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है, उसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं। तो स्तंभ यहाँ पे ये वाला B का स्तंभ, पहला स्तंभ ये हो गया, दूसरा स्तंभ ये हो गया, तीसरा स्तंभ ये हो गया। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम लोग? आयताकार क्रम विन्यास किसका? फलनों और संख्याओं का। और इसके अवयव मतलब उसके अंदर जो लिखे जाते हैं उनको अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर लाइन रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। और जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में पंक्तियों को रो बोलते हैं और स्तंभ को कॉलम बोलते हैं। तो इस प्रकार अब A से 3 पंक्तियां तथा 2 स्तंभ हैं। ABC में कितनी पंक्तियां हैं, कितना स्तंभ है? तो A में कितनी? 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, और B में 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है, C में 2 पंक्तियां 3 स्तंभ है। ठीक। तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे आव्यूह की कोटि के बारे में हम लोग बात करेंगे। कोटि को हम लोग अंग्रेजी में ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक। तो कोटि के बारे में अपन बात करेंगे। m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m गुणा n कोटि का आव्यूह अथवा केवल m गुणा n आव्यूह कहते हैं। मतलब कोई भी आव्यूह अगर हम लोग बना रहे हैं
तो उसको हम लोग उसकी कोटि मतलब उसमें जितनी पंक्तियों की संख्या, हम लोग यहां पर इसको पंक्तियों की संख्या बराबर में m हो गया और स्तंभों की संख्या बराबर n हो गया। और इस हम लोग आव्यूह को दर्शाएंगे कैसे दर्शाएंगे, m गुणा n कोटि का आव्यूह, कोटि का आव्यूह, या फिर m गुणा n आव्यूह बोलेंगे। ठीक, तो यहां से आपको समझ में आ गया। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसके हम लोग अवयवों को कैसे दर्शाएंगे, उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं, यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि एक हम लोग आव्यूह बना रहे हैं। हम लोग इसमें क्या लेंगे, ए आई जे, मतलब किसी भी आव्यूह को हम लोग को दर्शाने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ए आई जे। ए आई जे का आई यहां पर क्या होता है, आई यहां पर होता है पंक्ति और जे होता है कॉलम या फिर स्तंभ। तो यहां पर हम लोग जैसे इसके अवयव लेते हैं, A11, A12, A13, A यहां पर 21, A22, A23, और यहां पर तीसरा अगर हम लोग ले लें A31, A32, A33। तो यहां से आपको देखने में समझ में आता होगा कि एक एक पहला एक किसको दर्शा रहा है कि पहला हमारा पंक्ति है और दूसरा एक क्या दर्शा रहा है, हमारा पहला स्तंभ है। और इसमें A12 क्या दर्शा रहा है, A12 का मतलब दर्शा रहा है कि पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ में आ रहा है। ठीक, पहले पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में। 1-3 क्या दर्शा रहा है, पहले पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में। और उसी प्रकार से कोई भी रैंडम अगर हम लोग ले लें कि ए हम लोग 3-4 लिख दें, A34 का क्या मतलब है, तीसरी पंक्ति में आता होगा और चौथे स्तंभ में आता होगा। तो यहां पर ए आई जे में आई क्या आ रहा है, कौन सी पंक्ति है, और जे क्या दर्शा रहा है, स्तंभ। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि ए आई जे लिखा हुआ है तो वो वहां पर उसकी स्थिति को दर्शाता है, मतलब वो उस आव्यूह में किस स्थान पर लिखा जाएगा उसको हम आई जे से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया। तो यहां पर जैसे कि दिया हुआ A11, A12, A13, फिर यहां पर LJ, LN, L यहां पर मतलब लास्ट में जो भी संख्या होगा, तो I जो है 1 से M के बीच में आएगा, J 1 से N के बीच में, क्योंकि ये जो आव्यूह है M गुणा N का है। और यहां पर हम लोग क्या 3 गुणा 3 का आव्यूह बता रहे हैं, 3 गुणा 3 का आव्यूह बना रहे हैं। तो यहाँ पर A की जो पंक्ति की संख्या आएगी 1 से 3 तक जाएगी, और जो कॉलम या फिर जो हमारा स्तंभ की संख्या 1 से 3 तक जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पर M गुणा N, तो हमारा M यहां पर पंक्ति होंगे और N क्या होंगे, यहाँ पर कॉलम होंगे। तो ये हमारा N की जो संख्या होगी 1 से N तक जाएगी। N जो होगा I, यहाँ पर I लिखते हैं, J लिखते हैं, तो J क्या होगा, या 1 से M तक होगा, और I क्या होगा, 1 से M तक होगा। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया। अगला फिर हम लोग करेंगे, इसका एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। उदाहरण में क्या दिया हुआ है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। 8 अवयव हैं, मतलब टोटल जो आव्यूह के अवयवों की संख्या है वो 8 है। तो यहां पर हम लोग देख रहे थे कोई आव्यूह है A12, A11, 1-1, 1-2, A13, A21, 2-2, 2-3, A31, A32, A33। तो यहां पर ये क्या हो रहा था, टोटल हमारा ये कौन सा कोटि का है, 3 गुणा 3 का हमारा आव्यूह है। 3 गुणा 3 में अगर हम लोग अवयव को गिने तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे कितने 9।
3 का गुणा 3 से कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, मतलब कोटि को, जो कोटि का मान जो होता है, जैसे हम लोग m गुणा n लिखते हैं, तो जब इसका मान निकल के mn आता है वो हमारा क्या होता है, अवयवों की संख्या। तो हमको क्या करना है, 8 टोटल हमारी संख्याएं कितनी हैं, 8 हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, प्रश्न में बोला है इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं अगर अवयव की संख्या 8 है। मतलब हमारा क्या दिया हुआ है, m गुणा n का जो हमारा मान mn निकल के आया है वो बराबर में हमको 8 दिया है। तो 8 को हम लोग किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं, मतलब 8 को हम लोग 1 गुणा 8 लिख सकते हैं, 1 गुणा 8 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4 लिख सकते हैं, 3 से तो जाएगा नहीं, फिर इसके बाद 4 से 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 8 गुणा 1 लिख सकते हैं। इस 3 प्रकार से, मतलब एक हम लोग ऐसा अवयव बना दे जिसमें एक पंक्ति हो 8 स्तंभ हो, और दूसरा हम लोग ऐसा बना सकते हैं 2 पंक्ति हो 4 स्तंभ हो, और तीसरा हम लोग बना सकते हैं 4 पंक्ति हो और केवल 2 स्तंभ हो, और चौथा हम लोग बना सकते हैं 8 पंक्ति हो और 1 स्तंभ हो। तो टोटल हमारे कितने प्रकार के बन जाएंगे, 4 तरह के अवयव बन जाएंगे, 4 तरह के। यहां पर भी देखिए, यहां पर अतः सभी संभव क्रमित युग्म क्या है, 1,8, 8,1, 4,2, 2,4 है। तो 1 गुणा 8, 8 गुणा 1, 4 गुणा 2, 2 गुणा 4। तो यहां पर भी हम लोग पहला ये निकाल रहे हैं, ये दोनों और ये दोनों निकाल रहे हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो अगला हम लोग देखते हैं, अगला एक और उदाहरण हमको दिया हुआ है। अगले उदाहरण में हमको क्या दिया हुआ है कि एक ऐसे अवयव 3 गुणा 2, मतलब इसका कोटि क्या है, 3 गुणा 2। कोटि आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोटि में जो पहला वाला जो गुणा में रहता है उसको क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, और दूसरा क्या होता है, स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति इसमें कितनी है, 3, और स्तंभ कितने हैं, 2। अवयव की रचना कीजिए जिसमें अवयव ए आई जे, ए क्या दिया हुआ है, सॉरी, ए आई जे बराबर क्या दिया हुआ है, 1/2 आई माइनस 3 जे। ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या पढ़े थे कि जो संख्या होती है हमारा, इसको कैसे दर्शाते हैं हम लोग, मैट्रिक्स को, अवयव को ए आई जे। ठीक, तो इसको हम लोग को दर्शाने के लिए क्या होगा, हम लोग को किसका रचना करना है, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, जिसमें 3 हमारे क्या रहेंगे, पंक्ति रहेंगे, और 2 हमारे क्या रहेंगे, कॉलम रहेंगे। तो इसको हम लोग ए आई जे के रूप में लिखें तो पहला ए 1 1, ए 1 2, केवल 2 कॉलम रहेगा, तो केवल दूसरे कॉलम तक जाएंगे। तो हमारा क्या होगा, 2 1 2 2, 3 1 3 3। तो यहां से आपको, आप लोग देख सकते हैं कि आई और जे का मान हमको मिल रहा है। तो पहले नंबर के हमारे अवयव के लिए क्या होगा, आई का मान भी 1 होगा और जे का मान भी 1 होगा। तो यहां पर हम लोग अगर ए 1 1 निकालें, अगर हम लोग यहां से ए 1 1 का मान अगर ज्ञात करें तो आई की जगह पे हमको क्या रखना है, यहां पर हमारा प्रश्न क्या था, आई की जगह पर भी 1 रखना है और जे की जगह पर भी 1 रखना है। तो यहां पर 1/2, 1 माइनस 3 गुणा 1, तो हमारा मान क्या निकल के आएगा, 1 माइनस 3। और ये जो है वो क्या है, मॉड है। मॉड मतलब किसी भी ऋणात्मक संख्या को, इसको हम लोग मॉड बोलते हैं। ये किसी भी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक में परिवर्तित करके देता है। तो यहां पर इसके अंदर में हमारा कौन सी ऋणात्मक संख्या आ रही है, -2। -2 को हम लोग क्या यहां पर धनात्मक में परिवर्तित करेगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, हमारा मान निकल के 1 आएगा। उसी प्रकार से हम लोग जे का मान, यहाँ पर आई बराबर भी 1 था, जे बराबर भी 1 था, और उसी प्रकार से हम लोग आई 1 2 का मान निकालेंगे तो आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, जे बराबर हमारा 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर में 1/2 और 1 माइनस 3 गुणा 2। इसको अगर हम लोग हल करें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस
3 दूना 6, तो ये हमारा निकल के आएगा 1 माइनस 6, तो 5/2 निकल के आएगा, 5/2 निकल के आ जाएगा। तो यहां पर हमारा 5/2 निकल के आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग A21 का मान निकालेंगे। 21 में 2 और 3 गुणा 1, तो 1/2 निकल के आएगा। तो हमारा A11 क्या निकल के आया, 1/2। A11 हमारा निकल के आया 1, बराबर में 1 निकल के आया। 1 कितना निकल के आएगा, 5/2 निकल के आया। और इसके बाद हमारा A21 कितना आया, 1/2 आया। A22 उसी प्रकार से हम लोग I और J का मान रखेंगे। I का मान 2 है, J का मान भी 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से A31 निकालेंगे, I की जगह 3 रखेंगे और J की जगह 1 रखेंगे, तो 0 निकल के आया। तो हम लोग उसके जगह पर A11 की जगह पर A11 का मान लिख देंगे, A12 के जगह पर A12 का मान लिख देंगे, A31 की जगह पर A31 का मान लिख देंगे, तो हमारा जो आ जाएगा आव्यूह आ जाएगा। यहां पर देख सकते हैं आप लोग, आव्यूह है 1, 1/2, 0, 5/2, 2, 3/2। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगला हम लोग देखते हैं आव्यूहों के प्रकार। मतलब आव्यूह की परिभाषा देख लिए कि संख्याओं और फलनों का जो है आयताकार निरूपण या आयताकार क्रम विन्यास था, उसको हम लोग आव्यूह बोले थे। और आव्यूह की कोटि क्या होती है वो भी देख लिए। आव्यूह में कितने अवयव होते हैं, अवयव कितने होते हैं, m गुणा n का जो मान निकल के आता है उतने अवयव हमारे पास होते हैं। और m जहां पर हमारे पंक्तियों की संख्या होती है और n हमारा क्या होता है, स्तंभों की संख्या होती है। तो अगला हम लोग देखेंगे आव्यूहों के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो बोला है इस अनुच्छेद में हम विभिन्न प्रकार के आव्यूहों की परिचर्चा करेंगे। मतलब इसमें हम लोग बहुत सारे प्रकार के आव्यूहों के बारे में पढ़ेंगे। पहला स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह के नाम से ही पता चल रहा है जिसमें स्तंभ हो, एक ही स्तंभ हो। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह तब कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। मतलब कोई भी आव्यूह ले रहे हैं, उसका केवल एक स्तंभ होना चाहिए और उसमें पंक्ति कितनी भी हो सकती है, केवल हमको स्तंभ क्या लेना है, एक लेना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह। उदाहरण के लिए ये बराबर में हमारा कोई उदाहरण हम लोग अपने से ले लेते हैं। कोई आव्यूह है 1 2 3 4, केवल इतना आव्यूह, तो ये क्या होगा, स्तंभ आव्यूह होगा। और कोई हम लोग b बराबर ले रहे हैं, ABCD, ये भी हमारा क्या होगा, स्तंभ आव्यूह हो जाएगा। तो यहाँ पर एक परिभाषा मतलब उदाहरण दिया हुआ है, 0 गुणा √3 माइनस 1 1/2, ये 4 गुणा 1 कोटि का आव्यूह, मतलब m गुणा 1 कोटि का आव्यूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, m गुणा 1, मतलब n का मान यहाँ पर हमारा फिक्स कर दिया है। और m क्या है, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है हमारा प्राकृतिक संख्या में, 1 2 3 4 से लेके इंफानाइट हो सकता है। ठीक, तो m का मान कुछ भी हो सकता है और n का मान केवल और केवल एक, मतलब केवल और केवल एक स्तंभ हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। ठीक, तो अगला हम लोग देखते हैं इसका प्रकार। अगले प्रकार में बोला है पंक्ति आव्यूह। जैसे कि उसमें स्तंभ आव्यूह था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर पंक्ति आव्यूह हो जाएगा। पंक्ति आव्यूह में क्या होगा, केवल और केवल एक पंक्ति हो जाएगी। ठीक, केवल और केवल एक पंक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर m का मान जो है वो हमारा 1 हो गया है और जो हमारा आव्यूह वो होगा 1 गुणा n कोटि का, जहां पर n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 करके इंफिनिट तक हो सकता है। ठीक, तो इसका उदाहरण अगर हम लोग ले लें, वही ABCD, अगर हम लोग इसको कॉलम में लिख लें तो A बराबर अगर लिख लें, B बराबर हम लोग कोई लिख ले रहे हैं 2 6 8, केवल एक पंक्ति है इसमें, और हमारे स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। ठीक, तो अगला हम लोग देखते हैं इसके बाद अगले प्रकार के बारे में, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह से आपको क्या समझ में आ रहा है, वर्ग में क्या होता है हमारा, वर्ग के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसका लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। मतलब इसका लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे।
तो वर्ग आव्यूह कैसा हो सकता है? वर्ग आव्यूह मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। मतलब 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 स्तंभ हो गए, 3 पंक्ति हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब m और n, यहां पर इसका एक कंडीशन आपको याद रखना है, m बराबर n होना चाहिए। m बराबर n यानी कि कोई भी हो 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 का जो आव्यूह होता है वो हमारा क्या होता है? वर्ग आव्यूह होता है। तो व्यापक रूप से इसे a बराबर ए आई जे m गुणा m आव्यूह से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका कोटि का एक m कोटि का वर्ग आव्यूह है। इसको हम लोग किससे दर्शाएंगे? m कोटि के वर्ग आव्यूह के बारे में। यदि a बराबर ए आई जे है, इसमें टिप्पणी है, इसको आपको याद रखना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। एक m कोटि का वर्ग आव्यूह है तो अवयवों प्रविष्टियों को आव्यूह के विकर्ण के अवयव कहते हैं। तो जो जैसे कि हमारा कोई आव्यूह है, कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह है, इसमें हमारा कौन कौन से अवयव हैं? विकर्ण किसको बोलते हैं? विकर्ण इसमें अगर हम लोग वर्ग में देखें तो विकर्ण ये अपोजिट साइड मतलब विपरीत दिशा में जो कोने होते हैं उनको मिलाने पर जो हमारी रेखा प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये एक आव्यूह है, तो इसमें हमारे विकर्ण के जो तत्व हैं, अवयव हैं, 3, 3√2 -1, ये तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे? विकर्ण के अवयव बोलेंगे। मतलब ये आव्यूह वर्ग का क्या है? विकर्ण है, विकर्ण का अवयव है, तो इसको हम लोग बोलेंगे विकर्ण के अवयव। विकर्ण के अवयव को हम लोग यहां पर अगर हम लोग ए बी सी डी से हम लोग एक जनरल फॉर्म देखे थे, सामान्यतः प्रदर्शित करने का जो आव्यूह को तरीका है उसको हम लोग देखे थे। A11, A12, 1-3, A21, 2-2, 2-3, A31, A32, A33। तो यहां पर हमारा जो ये वाले अवयव हैं वो हमारे क्या होंगे? आपका विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव। ठीक, तो यहां पर हमारा निकल के क्या आ रहा है? जो हमारे A11, A22, A33 मतलब जिसमें I बराबर J है, जहां पर I बराबर J है वो वाले अवयव AI या फिर AJJ टाइप के जो अवयव हैं वो हमारे हैं विकर्ण के अवयव। ठीक, तो इसका हम लोग अगला देखेंगे। अगला प्रकार क्या है? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण के बारे में हम लोग क्यों जाने, आप समझ में आ रहा है? वर्ग आव्यूह तो पढ़ लिए, इसके बाद विकर्ण आव्यूह पढ़ने के लिए हमको विकर्ण की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले विकर्ण आव्यूह में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो विकर्ण आव्यूह है वो वर्ग आव्यूह में ही होगा। मतलब विकर्ण आव्यूह को हम लोग वर्ग आव्यूह के अंदर लिख सकते हैं। मतलब जैसे हमारा चतुर्भुज, चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज का एक प्रकार वर्ग होता है। ठीक, मतलब कोई जिसकी 4 भुजाएं होती है उसको चतुर्भुज बोलते हैं। तो वर्ग जो होता है उसका एक स्पेशल टाइप होता है, मतलब एक महत्वपूर्ण प्रकार होता है। ठीक, उसी प्रकार से जो विकर्ण आव्यूह है वो वर्ग आव्यूह का ही एक प्रकार है। इसमें सबसे पहला तो जो विकर्ण आव्यूह है वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए, मतलब उसकी जो कोटि होनी चाहिए m गुणा m या फिर n गुणा n टाइप होनी चाहिए, मतलब m बराबर n होना चाहिए। ठीक, और दूसरा इसमें कंडीशन क्या है? उसके बाद क्या होना चाहिए? केवल विकर्ण में क्या, विकर्ण में जो तत्व होने चाहिए, विकर्ण के अलावा जो तत्व हैं वो सारे 0 होने चाहिए। मतलब यहां पर होना है कि कोई भी अवयव है AIJ, हम लोग सामान्यतः उसके अवयव को किससे प्रदर्शित करते हैं? AIJ से प्रदर्शित करते हैं। तो AIJ बराबर 0 होगा अगर I बराबर
जे नहीं होगा। मतलब यहां पर क्या बोला है, अगर हम लोग कोई A11, A12, A13, A21, 22, A23 और A31, 32, 33, तो यहां पर इसके डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, आई और जे जहां पर बराबर नहीं है वहां पर क्या होगा, वो जो ए आई जे का मान होगा वो 0 होगा। तो A11 ले तो यहां पर आई बराबर जे है, आई बराबर जे बराबर 1 है यहां पर, तो ये 0 नहीं होगा, इसका मान कुछ हो सकता है। और A12 में, 1 2 में क्या हो रहा है, आई बराबर जे नहीं है, मतलब A12 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी प्रकार से A21 0 होना चाहिए, A31 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 और 1 बराबर नहीं है। यहाँ 3 2 भी 0 होना चाहिए, पर A33 इसका कोई मान हो सकता है। तो इन तीनों के अलावा जितने भी अवयव हैं उनका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव बोलेंगे। तो यहां से समझ में आ गया। तो क्रमशः कोटि 1 2 3 के विकर्ण अवयव हैं, जो ये है 4, इसमें केवल एक ही है, 1 गुणा 1 कोटि का जो अवयव होता है वो हमेशा वर्ग अवयव भी होगा। ये क्या है, वर्ग अवयव भी होगा और विकर्ण अवयव भी होगा, क्योंकि इसके विकर्ण भी एक ही होंगे और वर्ग में भी 1 गुणा 1 का है तो केवल एक ही अवयव आएगा, ठीक। और ये क्या है, 2 गुणा 2 का अवयव है, जिसमें ये विकर्ण अवयव है। ये 3 गुणा 3 का अवयव है, जो -1.1 2 और 3 इसके विकर्ण के अवयव हैं, बाकी इसके क्या है, 0 है, ठीक। तो अगला हम देखेंगे अदिश अवयव। अदिश अवयव में क्या है, अदिश अवयव में सबसे पहले इसको हमको ध्यान देना है, ये क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये वर्ग अवयव होना चाहिए, वर्ग अवयव भी होना चाहिए और ये विकर्ण अवयव भी होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, विकर्ण के सारे अवयव समान होना चाहिए। मतलब आई जे के जितने भी अवयव हैं, जहां पर आई, सबसे पहला कंडीशन क्या है इसका, ए आई जे बराबर 0 होना चाहिए अगर आई बराबर जे नहीं है तो। और ए आई जे के सारे A11, A11 बराबर, A22 बराबर, A33 बराबर, ANN, मतलब सारे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर है 1 1 -1 1 है तो -1 1 होना चाहिए, √3 √3 √3। तो विकर्ण के जितने अवयव हैं वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए बी आई जे के बराबर होना चाहिए, के कोई भी हमारा नंबर हो सकता है, आई बराबर जे जहां पर होगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया, ये विकर्ण अवयव का ही एक प्रकार है, ठीक। अगला क्या है, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या है, ये भी उसी का एक प्रकार है। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, तत्समक अवयव में क्या बोला गया, एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, तत्समक अवयव कहलाता है। मतलब वहां पर क्या होता था हमारा, इससे पहले हम लोग स्केलर मैट्रिक्स या फिर जो अवयव पढ़े थे उसमें क्या हो रहा था, विकर्ण के सारे अवयव, अदिश अवयव था उसके विकर्ण के सारे अवयव बराबर थे। इसमें सारे अवयव बराबर तो हैं, पर वो किसके बराबर हैं, 1 के बराबर हैं, ठीक। तो सारे अवयव अगर विकर्ण के 1 हैं तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तत्समक अवयव या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हम लोग, इसके मदद से हम लोग सारे प्रकार के अवयव का निर्माण कर सकते हैं, ठीक ना। तो अगला हमारा है शून्य अवयव। शून्य अवयव का सीधा मतलब है कि सारे अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। मतलब हर जगह ए आई जे के सारे अवयव 0 होने चाहिए, तो इसको हम लोग शून्य अवयव बोलेंगे, ठीक। तो अगला हम लोग इसमें पढ़ेंगे अवयवों की समानता। जैसे हम लोग समुच्चयों की समानता पढ़े थे, मतलब कौन कौन से समुच्चय बराबर हैं, तो अवयवों को हम लोग दो अवयव ए आई जे
को हम लोग और बी आई जे समान तब कहलाते हैं यदि वे समान कोटि के होते हैं। पहला इसका कंडीशन क्या है, दोनों समान कोटि के होना चाहिए। ये m गुणा n का है तो दूसरा भी m गुणा n का होना चाहिए। और दूसरा क्या है, a का प्रत्येक अवयव b के संगत अवयव के समान होना चाहिए। मतलब a आई जे बराबर b आई जे होना चाहिए। यहाँ पर ये है कि अगर हमारे पास दो अवयव हैं, a बराबर अगर हम लोग 2 गुणा 2 का अगर दो मैट्रिक्स बना लेते हैं, a बराबर A11 A12 A21 A22, ये पहला अवयव हो गया हमारा। और b बराबर हम लोग बना रहे हैं B11 B12 B21 B22। ठीक, तो a बराबर b तब हो सकते हैं, a बराबर b अगर होंगे तो क्या होगा, a11 बराबर b11, a12 बराबर b12 और a21 बराबर b21। ठीक, तो संगत अवयव ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। मतलब जहां जहां जो स्थित है अपने स्थिति के अनुसार दूसरे के अवयव के साथ बराबर होना चाहिए, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बराबर के अवयव बोलेंगे। ठीक, तब हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी समान है तो ए बराबर बी लिख देते हैं। तो अगला हम लोग इसका कुछ उदाहरण के बारे में देखेंगे। यहां पर क्या बोला है, यहां पर बोला है यदि x प्लस 3 माइनस 6 b माइनस 3 z प्लस 4 a माइनस 1 माइनस 21 2y माइनस 7 0 0 इस अवयव के बराबर है, मतलब दोनों अवयव के बीच में बराबर का साइन। यहां पर मान लेते हैं इसको a है और ये b है, तो क्या है, a बराबर b है। तो इसके सवयव मतलब जो इसके अवयव है संगत अवयव a b c और x y का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, यदि a बराबर b है तब a तथा b के संगत अवयव भी बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर हम लोग x प्लस 3 जीरो के बराबर होना चाहिए, x प्लस 3 जीरो के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर 3 का हम लोग पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। उसी प्रकार से दूसरा कौन सा अवयव है, z प्लस 4, z प्लस 4 किसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए, z प्लस 4 बराबर 6। तो यहाँ पर z बराबर क्या हो गया, 6 माइनस 4, तो यहाँ पर ये 2 के बराबर आ गया। और तीसरा 2y माइनस 7 किसके बराबर होना चाहिए, 3y माइनस 2 के बराबर होना चाहिए। तो तीसरा हमारा है 2y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2। तो यहां से हम लोग y का मान अगर निकालेंगे तो 2y को इधर पक्षांतर कर दें और -2 को इधर पक्षांतर कर दें, तो +2 माइनस 7 बराबर में 3y माइनस 2y। तो यहाँ पर क्या आ गया, y बराबर में क्या आ गया, 2 माइनस 7। 2 में से बड़ी संख्या को अगर घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -5। मतलब y का मान हमारा क्या निकल गया, -5। -6 बराबर है ही, a माइनस 1 किसके बराबर होना चाहिए, -3 के बराबर होना चाहिए, a माइनस 1 बराबर -3। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -3 प्लस 1, a बराबर में हमारा आ गया -2। उसी प्रकार से हम लोग b माइनस 3 को यहां पर बराबर करेंगे तो क्या आएगा, 2b प्लस 4 के साथ। तो अगला हमारा क्या है, a का मान निकल गया, y का मान निकल गया, z का मान निकल गया, x का मान निकल गया। हमारा कौन कौन सा बच गया, b का मान बच गया, c का मान बच गया। तो b किसमें है, b माइनस 3 बराबर होगा 2b प्लस 4 के बराबर। b माइनस 3 किसके बराबर है, 2b प्लस 4 के। तो 2b को इधर लाएंगे हम लोग, b माइनस 2b बराबर 3 को इधर लाएंगे, 4 प्लस 3 आ जाएगा। तो b माइनस 2b क्या हो जाएगा, -b बराबर में 4 3 7। तो b बराबर क्या आ गया, -7। उसी प्रकार से अगला क्या है, c का मान निकालना है। c का मान क्या है, 0 2c प्लस 2 के बराबर है। 0 क्या है, 2c प्लस 2 के बराबर है। तो c बराबर यहाँ क्या आ गया, -1 आ गया।
तो a का मान -2, y का मान -5, z का मान 2 और x का मान -3 और b का मान -7, c का मान -1 आ गया। तो सारे आंसर हमारे आ गए, मतलब हर एक के इसके संगत अवयवों को बराबर कर देना है तो हमारा समीकरण का हल निकलते जाएगा। तो इसका अगला हम लोग प्रश्नावली देखेंगे। प्रश्नावली के बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।